फ्रेंड्स, दिस इज साक्षी एंड you're on my यूट्यूब चैनल एंजॉय लर्निंग विद साक्षी पांडे। तो आज की वीडियो में हम कर रहे हैं क्लास 7 साइंस का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है फाइबर्स टू फैब्रिक। यानी सबसे पहले हम देखेंगे कि फाइबर यानी जो थ्रेड की तरह होता है वो किस तरह से कपड़े बनते हैं, यानी पूरी प्रोसेस को हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहला सवाल उठता है कि क्लोथ्स की ज़रूरत क्या है। तो ये बहुत ज़रूरी होते हैं, ये हमें हीट और कोल्ड से प्रोटेक्ट करते हैं और साथ ही साथ हमें ये नाइस और डिसेंट देखने में भी मदद करते हैं। यानी कपड़े पहन के लोगों का अलग ही पहचान हो जाती है। अब आते हैं कि फाइबर्स क्या है। सो अ मटेरियल विच इज़ अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ थिन एंड कंटिन्यूस स्ट्रैंड इज कॉल्ड फाइबर। यानी एक ऐसा मटेरियल जो कि स्ट्रैंड की तरह होता है, यानी बहुत पतला। इसे हम धागा से भी पतला कह सकते हैं, क्योंकि अगर धागे को हम ध्यान से देखेंगे तो हम देखेंगे कि वो भी कुछ स्ट्रैंड्स के मिलने से बना है। तो वही स्ट्रैंड कहलाएंगे हमारे फाइबर। अब ये फाइबर जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक होता है नेचुरल फाइबर और दूसरा होता है मैन मेड फाइबर, जिसे हम सिंथेटिक फाइबर भी कहते हैं। सो अब हम देखते हैं नेचुरल फाइबर के टाइप्स। पर नेचुरल फाइबर्स के टाइप देखने से पहले हम देख लेते हैं कि नेचुरल फाइबर्स क्या होते हैं। तो नेचुरल फाइबर्स वो होते हैं जो हमें नेचुरल सोर्सेज से मिलते हैं, यानी कि प्लांट्स या एनिमल्स से। तो अब इसी प्लांट्स और एनिमल्स के बेसिस यानी उनके सोर्स के बेसिस पे दो तरह के होते हैं। एक होते हैं प्लांट फाइबर और दूसरे होते हैं एनिमल फाइबर। तो प्लांट फाइबर वो फाइबर होते हैं जो कि हमें प्लांट से मिलते हैं, जैसे कि कॉटन, जूट और फ्लेक्स। जबकि एनिमल फाइबर्स वो फाइबर होते हैं जो कि हमें एनिमल से मिलते हैं, जैसे कि सिल्क और वुल। सिल्क हमें मिलता है सिल्क वॉर्म से और वुल मिलता है शीप से। अब हम आते हैं एनिमल फाइबर्स। मेनली हमें इस चैप्टर में एनिमल फाइबर्स के बारे में ही पढ़ना है। सबसे जो ज़्यादा कॉमन एनिमल फाइबर्स है वो है वुल और सिल्क। वुल जो है वो हमें शीप, गोट, याक, कैमल सबसे मिलता है। एंड सिल्क इज़ ऑब्टेन फ्रॉम सिल्क वर्म। तो अब सबकी पिक्चर देख लेते हैं। ये है शीप की पिक्चर, ये है गोट, ये है याक, ये है कैमल, ये है लामा और ये है एल्पका, और ये है सिल्क वर्म जो कि सिल्क का सोर्स है। तो अब हम देखते हैं वुल के बारे में। वुल इज़ ऑब्टेन फ्रॉम द फ्लीस ऑफ शीप, गोट, कैमल, याक, रैबिट, लामा, अल्पेका एंड अदर एनिमल्स। यानी जो वुल है वो हमें बहुत सारे एनिमल्स के फ्लीस से मिलता है, जैसे कि शिप, गोट, कैमल, याक, रैबिट, लामा, अल्पेका, जिनकी पिक्चर अभी हमने देखी। These animals have a thick coat of hair on their bodies because their hair traps air and air is poor conductor of heat। अब इन एनिमल्स के पास जो एक खासियत होती है कि ठंडे कंडीशंस में बहुत अच्छे से रह सकते हैं, यानी जहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लो है। तो गॉड ने इन्हें इस तरह से बनाया है, या फिर इन्होंने अपनी खुद की बॉडी को इस तरह से डेवलप किया है कि इनके बॉडी के आसपास जो है कुछ हेयर की बहुत मोटी कोटिंग होती है। अब ये हेयर की कोटिंग जो होती है उसमें हवा फंस जाती है और हवा हीट की पुअर कंडक्टर है, और इसी वजह से वो हवा भी गर्म हो जाती है और इसी तरह से उनके शरीर को भी गर्मी मिलती है और वो ठंडी से भी बच जाते हैं। So, thick layer of hair keeps their body warm and protects them from harsh cold। और यही रीज़न है कि जो हेयर की लेयर है वो उनके बॉडी को प्रोटेक्ट करती है बहुत ज़्यादा ठंडी से। फॉर ऑब्टेनिंग वुल एनिमल्स आर reared and their hair is cut and processed into वुल। यानी वुल को पाने के लिए एनिमल्स को पाला जाता है, वो उन एनिमल्स को जो कि वुल देते हैं, और फिर उनसे वुल प्रोसेस किया जाता है। आगे देखते हैं। अब आता है फ्लीश एंड वुल बेयरिंग एनिमल्स, यानी वो एनिमल्स जो कि वुल बियर करते हैं, यानी जो वुल देते हैं। फ्लीश एंड वुल बियरिंग एनिमल्स लाइक शीप, गोट, कैमल, याक एक्सेट्रा बियर टू टाइप्स ऑफ हेयर। यानी जितने भी वुल बियरिंग एनिमल्स होते हैं, अब ये दो तरह के हेयर्स बियर करते हैं। एक होता है कोर्स हेयर और दूसरा होता है फाइन सॉफ्ट हेयर। तो ये फाइन सॉफ्ट हेयर होता है, नाम के हिसाब से इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी होती है, और ये हेयर एनिमल्स की स्किन के पास में पाया जाता है। अब सवाल उठता है कि फ्लीस क्या होता है। ये आपकी एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन है। द फाइन सॉफ्ट अंडर हेयर ऑफ एनिमल लाइक शीप, गोट एक्सेट्रा इज कॉल्ड फ्लीश। यानी वो सॉफ्ट हेयर जो कि एनिमल्स में पाया जाता है वही कहलाता है फ्लीस। व्हाट आर वुल बियरिंग एनिमल्स। अब ये वुल बियरिंग एनिमल्स क्या है। तो जिन एनिमल्स के पास ये फ्लीस होता है उनकी बॉडी पे, उन्हें ही हम कहते हैं वुल बियरिंग एनिमल्स। ओके,
नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट पॉइंट विच इज़ रियरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ शिप, यानी कैसे शिप्स को पाला जाता है। शीप आर रियर्ड इन मेनी पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री लाइक जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात एक्सेट्रा। यानी शीप जो होते हैं वो हमारे कंट्री के बहुत सारे पार्ट्स में पाए जाते हैं, जैसे कि जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश वगैरह वगैरह। सो शीप फीड ऑन ग्रास एंड लीव्स, यानी ये ग्रास और लीव्स खाते हैं, और साथ ही साथ वो पल्स, कॉर्न, जॉर, ऑयल केक्स, मिनरल्स का मिक्सचर भी खाते हैं। जब ठंडी होती है तो शीप को ठंडी से बचाने के लिए उन्हें घरों में ही रखते हैं और उन्हें खाने के लिए ग्रेन और ड्राई फॉडर दे देते हैं, यानी कि चारा। Some breeds of sheep have thick hair on their body which yield good quality wool in large quantities। यानी कुछ ब्रीड्स होती हैं शिप की जिनकी एक जेनेटिक उन्हें खासियत मिली होती है कि उनका जो हेयर क्वालिटी होता है वो बहुत अच्छा होता है और साथ ही साथ बहुत लार्ज क्वांटिटीज़ में होता है। दे आर सिलेक्टिवली ब्रेड टू गेट शीप ऑफ गुड ब्रीड, यानी उनको सिलेक्ट किया जाता है ताकि वो अच्छी ब्रीड का वुल दे सकें। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ प्रोसेसिंग ऑफ वूल, यानी कैसे वूल को प्रोसेस किया जाता है। द प्रोसेसिंग ऑफ चेंजिंग फ्लीश इनटू वूल इन्वॉल्व्स फॉलोइंग 6 स्टेप्स, यानी जब भी हमें फ्लीस यानी फ्लीस जो बॉडी का हेयर है उससे वूल तक पहुंचने में हमें 6 स्टेप्स लगते हैं। अब देखते हैं वो कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले आता है शेयरिंग, फिर स्कोरिंग, फिर शॉर्टिंग, फिर बर्स्ट सेपरेशन, डाइंग एंड एट लास्ट स्पिनिंग। आगे के स्लाइड्स में इन सबको अच्छे से देखते हैं। So पहला प्रोसेस है shearing. The fleece of the sheep is removed from its body along with a thin layer of dead skin by using machines। यानी जो sheep की फ्लीस होती है उसको हटाया जाता है उनकी बॉडी से, पर मशीन से हटाते हैं, इसी वजह से उनकी डेड स्किन का भी कुछ हिस्सा निकल जाता है। और इसी प्रोसेस जिसमें हम फ्लीस का रिमूवल करते हैं वही प्रोसेस कहलाती है shearing। The sheared skin with hair is washed in tanks to remove grease, dust and dirt। फिर इन्हीं sheared skin को हम टैंक्स में साफ़ करते हैं ताकि उसकी गंदगी हटा सकें। So the process of washing the sheared wool in hot water followed by drying is called scouring। यानी यही प्रोसेस जिसमें हम sheared wool को गर्म पानी में साफ़ करते हैं और फिर सुखाते हैं वो कहलाती है स्कॉरिंग। अब यहाँ पे कटिंग ऑफ वुल की पिक्चर्स दी है। एक मैन यहाँ पे एक शीप की वुल को कट कर रहा है और ये दी है शीप शेयरिंग मशीन, यानी वो मशीन जिनसे हम उनके बाल निकालते हैं। नाउ लेट्स सी यार्न टाइप्स एंड इट्स यूजेस, यानी यार्न के कितने टाइप्स होते हैं और क्या क्या यूजेस होते हैं। तो मेनली 2 तरह के यार्न होते हैं, एक होता है लॉन्ग और दूसरा होता है शॉर्ट। लॉन्ग यानी कि जो मोटे मोटे होते हैं जैसे कि हम वुल स्वेटर्स बनाते हैं उससे, और शॉर्टर यानी नॉर्मल जो होते हैं जैसे कि हमारा कॉटन स्कर्ट या कॉटन फ्रॉक का होता है। The long yarn threads are usually needed to make sweaters, mufflers, caps and socks। यानी जो ये लॉन्ग यार्न वाले थ्रेड होते हैं इससे स्वेटर, मफलर ये सब बनाए जाते हैं, जबकि ये जो शॉर्ट यार्न वाले थ्रेड होते हैं इनसे हम नॉर्मल कपड़े बनाते हैं। अब यहाँ पे दिया हुआ है ये जो है इससे हम वुलन क्लोथ्स बनाते हैं और ये जो है इससे हम अपनी नॉर्मल फ्रॉक बनाते हैं। नाउ लेट्स सी यूजेस ऑफ वुल, यानी वुल की यूजेस क्या है। वुल इज़ यूज फॉर मेकिंग वार्म क्लोथ सच एज स्वेटर, कैप, शॉल, ग्लव्स एंड ब्लैंकेट एक्सेट्रा। यानी वुल जो है उससे हम बहुत सारे गर्म कपड़े बनाते हैं जैसे कि स्वेटर, कैप, शॉल, ग्लव्स और ब्लैंकेट। और वुल जो है उससे कारपेट और अपहोल्स्ट्री भी हम बनाते हैं। अब हम आते हैं अपने दूसरे सिल्क पे जो कि हमें सिल्क वॉर्म से मिलता है। सिल्क फाइबर इज ऑब्टेन फ्रॉम द ककून्स ऑफ द सिल्क वॉर्म, यानी जो सिल्क फाइबर है वो हमें सिल्क वॉर्म के ककून से मिलता है। द सिल्क मॉथ लिव्स ऑन द लीव्स ऑफ मलबरी प्लांट्स, यानी जो सिल्क मॉथ है वो मलबरी प्लांट्स के लीफ पे रहता है। अब ये जो सिल्क होते हैं ये अलग अलग टाइप्स के होते हैं वो भी देख लेते हैं। अब अलग अलग टाइप के सिल्क वर्म अलग अलग सिल्क को प्रोड्यूस करते हैं जिनका डिफरेंस जो होता है वो 2 ही टर्म्स पे होता है। एक होता है लस्टर और दूसरा होता है टेक्सचर, यानी एक कितना शाइनी होता है और दूसरा कितना स्मूथ, यानी उनका टेक्सचर कैसा है। तो अलग अलग सिल्क वर्म अलग अलग टाइप्स ऑफ सिल्क प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि हमने नाम सुने हैं सार सिल्क, मूंग सिल्क, कोसा सिल्क, ये सब। अब अलग अलग सिल्क है तो इनको अलग अलग तरह के सिल्क मोथ प्रोड्यूस करते हैं। इन सब में से सबसे कॉमन सिल्क मोथ होता है मलबरी सिल्क। अब यहाँ एक प्रोसेस दी है जिसका नाम है सेरिकल्चर। तो वो प्रोसेस जिसमें हम सिल्क वॉर्म्स को रियर यानी इनको पालते हैं ताकि हम वक्त आने पे उनसे सिल्क ऑब्टेन कर सकते हैं, तो वही प्रोसेस कहलाती है सेरिकल्चर। अब यहाँ पे सिल्क मॉथ की पिक्चर दी है, ये है मेल और ये है फीमेल। तो हम देख सकते हैं कि जो फीमेल का साइज़ होता है वो मेल के साइज से बड़ा होता है। ठीक है, आगे देखते हैं।
अब हम देखते हैं सिल्क की हिस्ट्री। सिल्क वॉज डिस्कवर्ड इन चाइना अराउंड 3500 BC, यानी सिल्क की डिस्कवरी चाइना में हुई थी 3500 BC के आसपास, और ये बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो गई क्योंकि इसकी क्वालिटी और शाइन बहुत ज़्यादा थी। आज भी हम देखते हैं सिल्क की साड़ियाँ कितनी अच्छी लगती हैं, मन को भी भाती हैं। ओरिजिनली इट वॉज यूज बाई एम्पर ओनली, यानी शुरू में सिर्फ राजा महाराजा ही इसका इस्तेमाल करते हैं। इट वॉज थॉटेड दैट सिल्क स्प्रेड टू अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, यानी ट्रेड की वजह से ही सिल्क जो है वो चाइना से विश्व के दूसरे पार्ट्स में गया, और उसके लिए समय भी लगा। सिल्क वॉज अ स्टैपल आइटम ऑफ ट्रेड ड्यूरिंग एंशिएंट टाइम्स, यानी पुराने समय में ट्रेड के लिए बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट था। Due to this, the ancient trade routes which link China to other parts of the world are called Silk Route। और इसी वजह से यही पुराने जो ट्रेड रूट्स थे, हमने जब भी हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हम सिल्क रूट का नाम पढ़ते हैं। तो चाइना में सिल्क का प्रोडक्शन हुआ था, तो चाइना से बाकी पार्ट्स में जिस ट्रेड से जाते थे तो उसी को हम कहते हैं सिल्क रूट। एज पर हिस्टोरियंस सिल्क वॉज प्रोड्यूस्ड इन इंडिया ऑल्सो, यानी हिस्टोरियंस की माने तो सिल्क इंडिया में भी बना था। प्रूफ ऑफ यूज़ ऑफ सिल्क ड्यूरिंग द इंडस वैली सिविलाइजेशन हैज़ बीन ऑल्सो फाइंड, यानी इसका प्रूफ ये है कि जब इंडस वैली सिविलाइजेशन में खुदाई की गई थी, वहाँ पे एक्सकेवेशन की गई थी, तो वहाँ पे कुछ हमें सबूत भी मिले थे। अभी हमने पढ़ा कि सिल्क वर्म से मिलता है, तो उसकी लाइफ साइकिल भी देखनी ज़रूरी है। तो उसके लाइफ में मेनली 4 स्टेज होते हैं: एग, लावा, पूपा, एडल्ट। सबसे पहले फीमेल सिल्क मॉथ होती है जो कि अंडे देती है। फिर 14 दिन बाद जो है वो अंडे लार्वा में फूटते हैं, जिन्हें हम कैटरपिलर्स भी कहते हैं। फिर यही कैटरपिलर्स पूपा में बदलते हैं, और फिर ये अपने आसपास प्रोटीन और वीव्स फाइबर से अपने आप को कवर कर लेते हैं, और जिसे ही हम ककून कहते हैं। लिव इन द ककून फॉर सम टाइम, फिर कुछ देर के लिए ककून में रहते हैं, और ककून से जब निकलते हैं तो एक कंप्लीट सिल्क मॉथ बन चुके होते हैं। एक पिक्चर से समझते हैं। सबसे पहले अडल्ट सिल्क मूथ, फिर एग्स, फिर ये एग्स बने कैटरपिलर या फिर लार्वा, और फिर यही लार्वा बने ककून, और एट लास्ट डेवलपिंग मूथ। अब यहाँ पे दी है मलबरी ट्री। तो ये फ्रूट्स हमने देखे हैं, हम जब भी देखते हैं तो इन्हें हम खाते भी हैं कभी कभी, ठीक है। तो ये जो मलबरी टीथ है, यहीं पे जो सिल्क वर्म्स है वो अपने अंडे देते हैं। सो नाउ लेट्स सी प्रोसेसिंग ऑफ सिल्क, यानी किस तरह से सिल्क को प्रोसेस किया जाता है। जैसे वुल को प्रोसेस करने के तरीके थे, वैसे इसके भी कुछ तरीके होते हैं। द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग सिल्क फ्रॉम सिल्क मॉथ इन्वॉल्व्स, यानी सिल्क को ऑब्टेन करना सिल्क मॉथ से, उसमें ये प्रोसेस होती है। सबसे पहले रियरिंग, फिर रीलिंग, डाइंग, और एट लास्ट स्पिनिंग और वीविंग। एक एक करके सारे को समझते हैं। सबसे पहले आता है रियरिंग ऑफ सिल्क वर्म्स, यानी कैसे उन्हें पाला जाए। द फीमेल सिल्क मॉथ लेज एग्स, यानी जो फीमेल सिल्क मॉथ होती है वो अंडे देती है, और इन्हीं अंडों को क्लीन क्लोथ या फिर पेपर स्ट्राइप्स पे रखा जाता है। द एग्स आर वार्म टू अ सुटेबल टेम्परेचर, फिर एग्स को एक सुटेबल टेम्परेचर तक गर्म करते हैं। फिर वो एग्स लार्वा में हैच होते हैं, जिन्हें हम कैटरपिलर्स या सिल्क वर्म भी कहते हैं। द सिल्क वर्म्स आर केप्ट इन बैम्बू ट्रेस, फिर इन्हें बैम्बू ट्रे में रखा जाता है, और ये मलबरी लीव्स को फीड करके बड़े होते हैं। आफ्टर 30 to 40 डेज द सिल्क वर्म्स स्टॉप ईटिंग एंड बिगिन टू स्पाइन ककून्स, और फिर 30 से 40 दिन बाद ये सिल्क वर्म खाना बंद कर देते हैं और ककून्स चलना शुरू कर देते हैं। ककून्स गेट हार्डन बिकॉज ऑफ एक्सपोजर टू एयर। अब ये ककून जो होते हैं वो बाई बर्थ, यानी जो स्टार्टिंग से ही हार्ड नहीं होते, ये हार्ड होते हैं क्योंकि इन्हें एयर में रखा जाता है। इनसाइड द ककून द सिल्क वर्म डेवलप्स इनटू सिल्क मॉथ, और इसी ककून के अंदर जो सिल्क मॉथ होता है वो सिल्क वर्म में बदलता है, ठीक है। तो यहाँ पे सारे प्रोसेसर दिए उसके लाइफ के। पहले सिल्क मॉथ फीमेल वाली, फिर उसने एग दिया, फिर वो एग मलबरी लीव्स, इस तरह से उसकी प्रोसेस होती है लाइफ की। अब हम आते हैं रीलिंग ऑफ सिल्क पे। द ककून्स आर कलेक्टेड एंड केप्ट इन सनलाइट और बॉइल्ड और एक्सपोजेस टू सीम, यानी जो ककून्स होते हैं उन सबको कलेक्ट किया जाता है, और फिर उन्हें सनलाइट में रखा जाता है, या फिर बॉयल किया जाता है, या फिर स्टीम किया जाता है। द सिल्क फाइबर्स सेपरेट आउट, और इसी वजह से जो सिल्क फाइबर्स होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट द सिल्क थ्रेड फ्रॉम द ककून्स इज कॉल्ड रीलिंग, और यही प्रोसेस जिसमें हम सिल्क थ्रेड को निकालते हैं ककून से, वही कहलाती है रीलिंग, और रीलिंग का काम हम मशीन से करते हैं। पिक्चर्स दी है रीलिंग से रिलेटेड, कहीं पे स्टीम करके, कहीं पे बॉईल करके, अलग अलग तरीके होती हैं। अब हम आते हैं डाइंग, स्पिनिंग और वीविंग, यानी कलर करना, बुनना और फिर सिलना। सबसे पहले डाइंग, तो फिर जो सिल्क फाइबर्स अभी हमने ऑब्टेन किया, इनको हम अलग अलग कलर में डाई करते हैं।
उसके बाद आता है स्पिनिंग और वीविंग। तो ये जो सिल्क फाइबर्स है इनको स्पन किया जाता है थ्रेड्स में और फिर इन्हीं थ्रेड से कपड़े बनते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दी हैं स्पिनिंग से रिलेटेड। यहाँ पे एक लेडी कर रही है और यहाँ पे भी एक लेडी, और ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट है। अब हम आते हैं यूजेस ऑफ सिल्क में, यानी सिल्क के क्या यूज़ है। ये एक कॉस्टली फैब्रिक है, यानी इसका कॉस्ट हाई होता है। सिल्क फाइबर इज़ यूज्ड फॉर वीविंग क्लोथ, यानी इससे कपड़े सिले जाते हैं और ज़्यादातर इससे ट्रेडिशनल ड्रेसेस जैसे कि साड़ी, कुर्ता, शॉल और बाकी वेडिंग क्लोथ्स इससे सिले जाते हैं और इसके कपड़े काफ़ी फेमस भी होते हैं। सिल्क हैड ऑलवेज बीन प्राइज फॉर इट्स लस्टर एंड फाइन क्वालिटी, और सिल्क को हमेशा ही एडमायर किया गया है उसकी शाइन और अच्छी क्वालिटी की वजह से। दी कंट्रीज़ विच प्रोड्यूस सिल्क ऑन अ लार्ज स्केल आर चाइना एंड इंडिया। तो वो कंट्रीज़ जो कि सिल्क को सबसे ज़्यादा अमाउंट पे प्रोड्यूस करती हैं, एक नंबर पे है चाइना और दूसरे नंबर पे है इंडिया। नाउ लेट्स सी प्लांट फाइबर्स। अभी हमने जितना भी पढ़ा वो सब एनिमल फाइबर था। अब हम आते हैं प्लांट फाइबर पे। दी कॉमन प्लांट फाइबर्स आर कॉटन एंड जूट, यानी सबसे ज़्यादा कॉमन प्लांट फाइबर है कॉटन और जूट। कॉटन जो है वो हमें कॉटन प्लांट के फ्लावर्स से मिलता है, जबकि जूट जो है वो हमें जूट प्लांट के स्टेम से मिलता है। ठीक है, नाउ लेट्स सी कल्टीवेशन ऑफ कॉटन, यानी कैसे कॉटन की कल्टीवेशन करते हैं। कॉटन इज़ कल्टीवेटेड इन ब्लैक क्ले सॉइल, यानी इनको ब्लैक सॉइल में कल्टीवेट किया जाता है। इसको वार्म क्लाइमेट की ज़रूरत होती है। द सोइंग ऑफ कॉटन क्रॉप इज़ डन इन अर्ली स्प्रिंग, और ये स्प्रिंग की शुरुआत में किया जाता है। कॉटन प्लांट्स आर बशी एंड अबाउट 1 to 2 मीटर्स टॉल, यानी जो कॉटन प्लांट्स होते हैं ये बहुत ज़्यादा घने होते हैं और 1 से 2 मीटर लंबे होते हैं। द प्लांट स्टार्ट फ्लावरिंग इन अबाउट 60 days एंड गिव वाइटेस्ट येलो फ्लावर्स, यानी 60 दिन में ये फ्लावरिंग होना शुरू कर देते हैं और फिर वाइट येलो कलर के फ्लावर्स इनसे निकलते हैं। द फ्लावर्स टर्न रेडिश इन अ फ्यू डेज, फिर कुछ ही दिन में इन्हीं फ्लावर्स का कलर रेड हो जाता है। फ्लावर्स स्लोली ग्रो इनटू स्फेरिकल वॉलनट लाइक स्ट्रक्चर, फिर वो वॉलनट की तरह के स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाते हैं और इन्हें ही हम कॉटन बॉल कहते हैं। फाइबर्स ऑफ कॉटन ग्रो ऑन दिस सीड्स, और जो कॉटन के फाइबर्स होते हैं वो इन्हीं सीड्स पे उगते हैं। आफ्टर सम टाइम ग्रीन कॉटन बॉल्स टर्न ब्राउन, और फिर कुछ समय के बाद ये जो ग्रीन कॉटन बॉल है ये ब्राउन में बदल जाता है। एट मैच्योरिटी द कॉटन बॉल्स बस्ट ओपन एंड द वाइट कॉटन फाइबर कैन बी सीन, जैसे ये मैच्योर हो जाते हैं तो फिर कॉटन बॉल बस्ट हो जाते हैं और उसके बाद वाइट कॉटन फाइबर हम देख सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अब आता है प्रोसेसिंग ऑफ कॉटन। तो सबसे पहले प्रोसेस होती है गिनिंग। द कॉटन पिक्ड अप फ्रॉम द प्लांट्स हैज सीड इन इट, यानी जो कॉटन हम प्लांट से लेते हैं उसमें सीड्स होते हैं। तो वो प्रोसेस जिसमें हम सीड्स को अलग करते हैं पॉट से वो कहलाता है गिनिंग। ट्रेडिशनली इसे हाथ से किया जाता है, पर आजकल इसके लिए मशीन्स भी यूज़ की जाती हैं। अब आता है स्पिनिंग। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर इज कॉल्ड स्पिनिंग, यानी वो प्रोसेस जिसमें हम यार्न बनाते हैं फाइबर से वो कहलाता है स्पिनिंग। द रॉ कॉटन इज सप्लाइड टू इंडस्ट्री इन द फॉर्म ऑफ बेल्स, और फिर जो रॉ कॉटन है इसको इंडस्ट्री में बेच दिया जाता है। नाउ लेट्स सी द स्टेप्स इन मेकिंग कॉटन यार्न, यानी कॉटन यार्न बनाने में कौन कौन से मेजर स्टेप्स होते हैं। द रॉ कॉटन इज़ लूजेंड एंड क्लीन, यानी सबसे पहले जो कच्चा कॉटन होता है उसको लूज़ किया जाता है और क्लीन किया जाता है ताकि उसमें से स्ट्रॉ और ड्राइड लीव्स हम निकाल सकें। द क्लीन कॉटन इज़ देन फेड इनटू अ मशीन, फिर साफ़ कॉटन को एक मशीन में डाला जाता है। द कॉटन फाइबर आर कॉम्ड, यानी जो कॉटन फाइबर है ये लंबे लंबे होते हैं और रोप लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट किए जाते हैं, जिन्हें हम सिल्वर भी कहते हैं। द सिल्वर ऑफ कॉटन फाइबर इज़ कन्वर्टेड इनटू यार्न बाय स्पिनिंग यूजिंग मशीन्स, फिर ये जो सिल्वर है कॉटन फाइबर का इसे हम यार्न में बदलते हैं स्पिनिंग की मदद से। नाउ लेट्स सी द अदर प्रोसेसेस। अगला प्रोसेस है वीविंग। द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग 2 सेट्स ऑफ यार्न टुगेदर टू मेक अ फैब्रिक, यानी जिसमें 2 सेट्स ऑफ यार्न को हम एक साथ करते हैं ताकि हम फैब्रिक बना सकें, वही प्रोसेस कहलाती है वीविंग। द बिग रील्स ऑफ यार्न आर कॉल्ड बॉबिन्स, और इसके जो बड़े बड़े रील्स होते हैं ये बॉबिन्स कहलाते हैं। दीज बॉबिन्स आर यूज फॉर वीविंग द क्लॉथ, और इन्हीं बॉबिन्स का इस्तेमाल किया जाता है कपड़ों को सिलने के लिए। क्लोथ इज़ वूवन ऑन लीव्स, अब जो कपड़े हैं इनको लूम्स में हम वीव करते हैं। आफ्टर दे हैड ब्लीच्ड एंड डाइड टू गिव अ फिनिश, और लास्ट में हम उन्हें डाई यानी कलर करते हैं और ब्लीच करते हैं ताकि हम उन्हें फाइनल फिनिश दे सकें। नेक्स्ट प्रोसेस है निटिंग। तो निटिंग जो है इसका मतलब बुनना, तो निटिंग हम हाथ से भी कर सकते हैं और मशीन से भी कर सकते हैं। सिर्फ 2 ही यार्न का यूज़ किया जाता है निटिंग पे, ठीक है। और अगर हम 2 से ज़्यादा यार्न्स का यूज़ करते हैं तो वो वीविंग कहलाता है, ठीक है। तो जैसे कि 2 यार्न्स तो निटिंग और 2 से ज़्यादा तो
वीविंग, स्वेटर, सॉक्स, स्कार्फ एंड कैप्स आर नीटेड फ्रॉम द वुल। यानी जो स्वेटर, सॉक्स, स्कार्फ और कैप्स होते हैं ये सब वुल से ही नीट किए जाते हैं। नाउ लेट्स सी कॉटन इन इंडिया, यानी इंडिया में कॉटन की कहाँ कहाँ कल्टीवेशन होती है। कॉटन इज कल्टीवेटेड मेनली इन महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु एंड मध्य प्रदेश। यानी कॉटन का कल्टीवेशन जो है वो सिर्फ महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु और मध्य प्रदेश में किया जाता है। नाउ लेट्स सी द यूजेस ऑफ कॉटन। तो कॉटन को जो मेनली यूज़ होता है वो क्लोथ्स बनाने में होता है अलग अलग तरह का, जैसे कि टावल, बेडशीट, कर्टन, साड़ीज़, ये सब। अब हम देखते हैं जूट के बारे में। सो जूट फाइबर इज़ ऑब्टेन फ्रॉम द स्टेम ऑफ द जूट प्लांट, यानी जूट प्लांट के स्टेम से आता है और इसको हम रेनी सीजन में कल्टीवेट करते हैं। जो जूट फाइबर का कलर होता है वो पेल येलो होता है और ये 2 से 3 मीटर लंबा होता है। और जो जूट फाइबर काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है और उसका एक सिल्की टेक्सचर होता है। जूट इज़ ग्रोन इन अलूवियल सॉइल, यानी इसका अलूवियल सॉइल में ग्रो किया जाता है, जो कि मेनली डेल्टा रीजन में फाइंड होता है, वो भी गंगा नदी के और ब्रह्मपुत्र नदी के। इंडिया में जूट ज़्यादातर वेस्ट बंगाल, बिहार और असम में उगाया जाता है और जूट प्लांट्स 2.5 से 3.5 मीटर लंबे होते हैं। इट बियर्स येलो फ्लावर्स इनटू 3 से 4 महीने, यानी 3 से 4 महीने में ये येलो फ्लावर्स बियर करते हैं। जूट प्लांट्स आर यूजुअली कट एट द फ्लावरिंग स्टेज, और इनको हम फ्लावरिंग स्टेज पे ही कट कर देते हैं। अ गुड क्वालिटी फाइबर इज ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स विच आर कट एट द फ्लावरिंग स्टेज, यानी जिनको हम फ्लावरिंग स्टेज पे कट कर देते हैं उन्हीं से हमें अच्छी क्वालिटी का फाइबर मिलता है। After falling of dry leaves, bundles of dry plants are kept in a pond for a few days. यानी जब बहुत सारी लीव्स गिर जाती हैं तो ड्राई प्लांट्स के बंडल्स को हम पॉन्ड के पास में रखते हैं कुछ दिनों तक, ठीक है। इन दिस पीरियड द गमी स्किन रूट्स आउट ऑफ सेपरेट द फाइबर, और इसी पीरियड में जो स्किन के रॉट्स होते हैं वो सब फाइबर से सेपरेट हो जाते हैं और इसी प्रोसेस को हम कहते हैं रेटिंग। द जूट फाइबर इज़ ऑब्टेन फ्रॉम द रेटेड जूट बाई हैंड, और जो जूट फाइबर है वो हम हाथ से भी रेट कर सकते हैं। जूट फाइबर इज़ यूज मेनली फॉर मेकिंग गनी बैग, शॉपिंग बैग, रोप्स, कार्पेट्स, कर्टन्स एक्सेट्रा। यानी जूट फाइबर का इस्तेमाल गनी बैग, शॉपिंग बैग, रोप्स, कार्पेट ये सब बनाने में यूज़ किया जाता है। अब हम आते हैं सिंथेटिक फाइबर, यानी मैन मेड फाइबर्स। सिंथेटिक फाइबर इज़ क्वाइट स्ट्रॉन्ग, रिंकल रेजिस्टेंट एंड क्विक ड्राइंग, यानी इनकी ये खासियत होती है कि थोड़े स्ट्रॉन्ग होते हैं और साथ ही साथ इनमें रिंकल, यानी जल्दी से रिंकल्स नहीं आते इसमें, और साथ ही साथ ये क्विक ड्राई, यानी जल्दी ही सूख जाते हैं। दीज आर यूज्ड इन मेकिंग डिफरेंट मटेरियल्स, यानी इससे अलग अलग मटेरियल बनाया जाता है, जैसे कि क्लोथ, टाई, स्वेटर, शॉल, कारपेट और ब्लैंकेट। उनसे हम बोट्स और स्केटिंग बोट्स भी बनाते हैं। So now the video is over. Wish you like the video. Thanks for watching the video.